नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा की थी और आज की क्लास में हम जो इसका अंतिम टॉपिक मानते हैं, क्योंकि ITI लेवल पे इससे ज़्यादा कुछ चर्चा होती नहीं है, तो आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर में बाइसिंग। उसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, एक ही बात है। बाइसिंग का क्या मतलब होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो दो शब्दों को सीखना है कि बाइसिंग होती क्या है और करते क्यों है। भाई, दो कारण होना जरूरी है कि नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको ट्रांजिस्टर की परिभाषा की पहली लाइन लिखाई थी कि मान लिया कि ये मेरा ट्रांजिस्टर है, संधि ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर ये क्या है, मेरा इनपुट सिग्नल है। तो इससे जो प्राप्त होता है आउटपुट सिग्नल कुछ इसी प्रकार का होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है जो कि AC संकेतों को प्रवर्धन का काम करती है, AC संकेतों को बढ़ाना का कार्य करती है। यह स्टेटमेंट जब मैंने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तब पहली लाइन यही लिखाई थी। कहने का मतलब ट्रांजिस्टर करता क्या है, तो AC संकेतों को बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि मैं आपसे यूँ कहना चाहूँ कि आप बिना रोटी खाए 5 दिन तक खेत में काम करते रहो तो क्या आप कर पाओगे? जवाब आएगा सर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप काम तभी करोगे जब आपको कुछ खाने को मिलेगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि यह ट्रांजिस्टर AC संकेतों को तभी बढ़ाएगा जब इसको क्या मिले, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और वो आवश्यक ऊर्जा उसे किससे मिलती है? DC सप्लाई से। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो BJT है वो AC संकेतों को बढ़ाने का कार्य तभी करेगा जब इसको क्या दी जाए, बाइसिंग करने के लिए DC सप्लाई दी जाए। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर को DC सप्लाई प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाइसिंग प्रक्रिया कहलाती है या बायस करना कहलाता है। तो इस स्टेटमेंट को लिखो कि ट्रांजिस्टर को DC सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को बायस करना कहते हैं। और दोस्तों, जो बायसिंग के लिए हम DC सप्लाई लगाते हैं, इस DC सप्लाई का ही उपयोग कर करके इस AC संकेतों को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बायसिंग के लिए प्रदान की गई DC ऊर्जा का उपयोग करके इन AC संकेतों को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम कि बायसिंग के दौरान दी गई DC सप्लाई का उपयोग AC संकेतों के प्रवर्धन, और प्रवर्धन का मतलब होता है अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन, बढ़ाने में किया जाता है। किस चीज में किया जाता है? तो AC संकेतों को बढ़ाने में किया जाता है। तो दो स्टेटमेंट सीखे कि बायस करना होता क्या है और जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि जब तक हम इसे बायस करेंगे नहीं तब तक ये AC संकेतों को बढ़ाने का काम करेगा नहीं, और हम ट्रांजिस्टर का उपयोग ही संकेतों को बढ़ाने के लिए करते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये संकेत ही नहीं बढ़ा पा रहा है तो इस ट्रांजिस्टर का काम क्या है? कोई काम नहीं है। इसलिए तो जरूरत क्यों पड़ रही है कि AC संकेतों को ट्रांजिस्टर तभी बढ़ा पाएगा जब तक कि उसको DC सप्लाई प्रदान नहीं की जा सकती। सब DC सप्लाई प्रदान कर ही क्यों रहे हैं? तो DC सप्लाई इसलिए प्रदान कर रहे हैं कि जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा क्या तब तक AC संकेतों को बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो दोस्तों,
एसी संकेतों को प्रवर्धन करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, और डीसी सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बायस करना कहलाती है। तो ये जो हम डीसी सप्लाई देते हैं, इस सप्लाई का उपयोग करके इन एसी संकेतों को कौन बढ़ाता, हमारा ट्रांजिस्टर बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर में बाइसिंग कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः 3 होती है, वैसे चर्चा 4 की भी करते हैं। तो एक एक को हम पढ़ेंगे और एक एक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाइसिंग के प्रकार। भाई परिपथ अलग अलग होंगे तो बाइसिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सबसे पहले जो बाइसिंग होगी उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो लिख लो बाइसिंग के प्रकार। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाइसिंग के प्रकार। और बाइसिंग के प्रकार में जो पहली चर्चा करेंगे हम, शायद बोर्ड गीला हल्का सा, हाँ जी, बाइसिंग के प्रकार। हाँ जी, तो बोर्ड थोड़ा सा गीला था इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटाने के लिए दूसरा कपड़ा लिया। हाँ जी, तो बाइसिंग के प्रकार में पहला नंबर डालो फिक्स बायस। एक एक को समझा देता हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुमको बाइसिंग का नाम ही काफ़ी है। लेकिन एक दो बच्चों का मैसेज था कि सर बाइसिंग को थोड़ा डिटेल में बता देना। कई सारे बच्चों के मन में ये होता नहीं ना, ये तो सीख ही लेता हूँ, बाकी तुमसे कभी बाइसिंग से न्यूमेरिकल तो तुम्हारे बनेगा नहीं। भाई बाइसिंग का न्यूमेरिकल फिर तुमसे पूछेंगे तो फिर गेट में क्या पूछेंगे। हाँ जी, तो पहली जो बायस है वो कौन सी बायस है, फिक्स बायस। कौन सी बायस है, फिक्स बायस। फिक्स बायस का मतलब होता क्या है, फिक्स बायस का मतलब होता क्या है। तो हम जो बायसिंग समझाएंगे वो सारी बायसिंग किसके आधार पर समझाएंगे, कॉमन एमीटर के आधार पर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा किसके रूप में करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का काम में लेते हैं, इसलिए बाइसिंग भी किसके माध्यम से समझेंगे हम, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका डायग्राम देख लेते हैं कि जो मेरा ये डायग्राम है कौन सा हो जाएगा, NPN, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी और है, बाहर की ओर है। तो ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा मेरा, एमीटर वाला। ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया, कलेक्टर। और ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया, बेस का। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो NPN, क्योंकि जब धारा की दिशा बाहर की ओर होती है तो कौन सा होता है, NPN ट्रांजिस्टर। और इसमें कॉमन कौन सा वाला टर्मिनल कर रहे हैं, एमीटर वाला टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं। तो हम सप्लाई प्रदान करेंगे, किसको सप्लाई प्रदान करेंगे दोस्तों, तो एक तरीके से कॉमन ही है। तो ये कॉमन का मतलब एज ए ग्राउंडेड मानते हैं, तो सारा कॉमन ही जुड़ेगा कि नहीं। तो एक सप्लाई किसको देते हैं हम, बेस को, और एक सप्लाई किसको देते हैं, कलेक्टर को। तो दोस्तों जो मैं बेस को सप्लाई दे रहा हूँ किसी प्रतिरोध के माध्यम से दे रहा हूँ, और उस प्रतिरोध का माध्यम क्या है, RB है। और तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, VBB। तो इसका मतलब ये भी ग्राउंडेड, मतलब ऐसे जुड़े हुई है। ऐसे ही ये हो जाएगा RC, और इसकी जो वोल्टेज होगी उसको नाम क्या दे देता हूँ, VCC। तो ये भी किससे जुड़ी हुई होगी, ग्राउंड से जुड़ी हुई होगी कि नहीं होगी। हाँ जी, अब ये मैंने क्या कर दिया, इसे DC सप्लाई से जोड़ दिया है। और DC सप्लाई से जोड़ने की जो ये प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, बायस करना कहलाती है। अब जैसे ही मैं इसको बायस कर दूंगा तो अब क्या पास करूंगा यहाँ पर, AC संकेत। क्या दूंगा मैं यहाँ पर, AC सिग्नल दूंगा। अब AC सिग्नल डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आदतन AC संकेत किसके माध्यम से देते हैं, कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से देते हैं। तो जो आउटपुट है वो भी किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से। तो इसको नाम दे देता हूं C1 और इसको दे देता हूं C2।
तो इसका मतलब यही हुआ कि पहले मैंने क्या किया, इसे बायस मतलब किससे जोड़ा, डीसी सप्लाई से, और फिर क्या दिए, एसी संकेत, और यहाँ पर क्या प्राप्त किया मैंने, आउटपुट सिग्नल, मतलब इनपुट एसी सिग्नल और आउटपुट भी एसी सिग्नल, अर्थात संकेतों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपके स्तर पर कभी इतनी चर्चा किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात हम जो मेनली काम करते हैं यहाँ पर करते हैं इसका डीसी एनालिसिस, डीसी विश्लेषण या डीसी एनालिसिस का मतलब क्या है। तो इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि जब डीसी सप्लाई देंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो डीसी एनालिसिस के समय हम इसे क्या मान सकते हैं, हटा हुआ। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, कहने का मतलब हम किसी प्रकार का कोई सिग्नल अभी नहीं दे रहे हैं। तो सुनो मेरी बात को कि ये भी एज ए ग्राउंडेड है और ये भी एज ए ग्राउंडेड है। तो क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, जरा बताना है अगर लिखा जा सकता है कि नहीं, कि ये हो जाएगा आरबी और ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीबीबी। और इस बात को भी यदि मिटा के लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा वोल्टेज वीसीसी। तो पहले जो डायग्राम बनाया अब वाला डायग्राम बनाया कुछ अलग है क्या, तो जवाब आएगा सर कोई भी चीज़ अलग नहीं है। और यदि मैं ऐसे कर दूं तो कि इन दोनों सप्लाई को क्या कर दूं, जोड़ करके एक ही कर दूं, और ये वोल्टेज को नाम क्या दे देता हूं, वीसीसी। तो कहने का मतलब हमने क्या कर दिया कि दोनों को एक फिक्स सप्लाई से जोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड वीसीसी। पहले कुछ और डायग्राम बनाया, परिवर्तन करते गए और अंततः तुम्हारा जो तुम किताब में रटते हो डायग्राम, फिक्स बायस का डायग्राम आ गया कि नहीं आ गया। अब बात करते हैं कि हम जानते हैं कि बेस की धारा क्या होती है, बहुत कम होती है, और कलेक्टर की धारा क्या होती है, ज़्यादा। तो मुझे बताओ सेम वोल्टेज है और यहाँ धारा कम कैसे आए। तो धारा कम तभी आ सकती है जब आरबी प्रतिरोध का मान क्या हो, ज़्यादा हो। कहने का मतलब फिक्स बायस के समय पर आरबी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, आरसी की तुलना में। पक्की बात है कि नहीं है। तो ये पहली कंडीशन है कि जब हम क्या करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त कि भाई आई भी बेस की धारा हमेशा कम ही होती है, तो कलेक्टर की धारा इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। वैसे भी हम जानते हैं कि कॉमन एमीटर में होता क्या है, आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी, और हम जानते हैं कि बीटा का मान हमेशा ही एक से ज़्यादा होता है। तो बेस धारा सबसे कम होती है, कलेक्टर धारा उससे ज़्यादा और एमीटर धारा सबसे ज़्यादा। तो बेस धारा का मान कम तभी हो सकता है जब आर बी का मान क्या हो, ज़्यादा हो। तो आदतन बोलते हैं ना कि ये किलो ओम कोटि का होता है, कौन सा प्रतिरोध, आर बी। अर्थात यहाँ से अगर 20 वोल्ट है, 5 वोल्ट या खर्च हो गई तो यहाँ 5 वोल्ट ही आएगी। कहने का मतलब है बायसिंग के लिए फिक्स वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए इस बायसिंग का नाम क्या दिया गया है, फिक्स बायस। तो मुझे बताओ बेस ये रहा और एमीटर ये रहा, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, VBE। और ये क्या रहा मेरे पास में, कलेक्टर, और ये क्या रहा, एमीटर, और इनके बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, VCE। बोलो पक्की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज VBE और कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज VCE होता है कि नहीं होता है। हाँ जी। तो मुझे बताओ कॉमन एमीटर में हमारी जो आउटपुट धारा IC होगा और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VC होगा। और IC और VC को ही हम क्या कहते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट या इसी को वर्ड बोला जाता है क्यू पॉइंट्स। एक बार एग्जाम में पूछा था कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स या क्यू पॉइंट्स के अंतर्गत आता कौन कौन सी चीज़ है, तो एक तो आती है IC और एक वोल्टेज आता है VCE। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में कौन सी दो चीज़ें आती हैं, एक तो आउटपुट की धारा IC और एक आउटपुट का वोल्टेज VCE। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को ये बातें। अगर यह बात समझ में आई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, देखो कि अगर मैं यहाँ पर देखूं
कि मेरे पास में सप्लाई वोल्टेज कितना है VCC, अगर इसमें से इस वोल्टेज को घटा दूं ड्रॉप को तो ये वोल्टेज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ICRC और माइनस का VCE बराबर क्या हो जाएगा 0। कुछ भी नहीं किया, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाया है। तो VCC माइनस का ICRC माइनस का VCE का बीज गणितीय योग किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जो हम VCC सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, ये VCC सप्लाई वोल्टेज का एक हिस्सा इस प्रतिरोध में खर्च हो रहा है, बाकी हिस्सा कलेक्टर और एमीटर की टर्मिनल्स पर आ रहा है। क्लियर है सभी लोगों को। तो यदि मैं यहाँ पर किसका मान निकालना चाहूँ, IC का मान निकालना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा VCC माइनस का VCE बटे क्या हो जाएगा RC। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं किया है कि ये वाली जो चीज़ है इन दोनों को यहाँ रख लिया और माइनस वाली चीज़ को उस तरफ लेके चले गए। तो VCC माइनस का VCE और IC याद करूँगा तो किसका भाग लगाऊंगा RC का भाग लगाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये सारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास में IC की वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि IC का जो मान है वो RC पर निर्भर कर रहा है और RC का मान तो हमने फिक्स कर दिया। तो क्या IC बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी। लेकिन दोस्तों अगर ये VC का मान अगर यहाँ पर चेंज हो जाए तो हमारी IC का मान परिवर्तित हो जाएगा। और IC बराबर क्या होता है बीटा इंटू IB होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि बेस की धारा बदलेगी तो कौन सी धारा चेंज होगी, कलेक्टर की धारा चेंज होगी। अगर IB की वैल्यू चेंज होगी तो IC भी चेंज होगा कि नहीं होगा। और जब IC चेंज होगा तो हमारा जो Q पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो क्या होगा परिवर्तित होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि बेस धारा IB का मान परिवर्तित होगा तो कलेक्टर धारा या फिर डायरेक्ट आता है ऑपरेटिंग पॉइंट्स पर क्या प्रभाव होगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे। अगर इसी बात को मुझे ग्राफ पेपर पर देखना है तो इस प्रकार से देखो कि देखो दोस्त ये हो गया, एक तरफ ले लेता हूँ मैं कलेक्टर की धारा IC और एक बार ले लेता हूँ आउटपुट का वोल्टेज VCE। तो हमने कॉमन एमीटर में IC और VC के बीच में ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ रहा था, बोलो हाँ या ना। तो ये था सैचुरेशन रीजन, ये था एक्टिव रीजन। अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि IC का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो IC का अधिकतम मान, IC का मान मैक्सिमम कब हो सकता है, जब VCE का मान क्या हो 0। कि भाई जब VCE का मान क्या होगा 0 होगा तो IC का मान क्या हो जाएगा VCC बटा RC। तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि ये जो अधिकतम धारा होगी IC वो आएगी क्या VCC बटा RC। क्या आएगी ये VCC बटा RC आएगी। ओके, अब बात करता हूँ मैं कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर VC वोल्टा का मान क्या चाहिए, अधिकतम वोल्टेज चाहिए। मुझे क्या चाहिए VC, तो VC का अधिकतम मान हो किसके बराबर सकता है VCC के बराबर हो सकता है कि नहीं। कि यहाँ पर यदि किसी प्रकार का कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो, कि अर्थात जब RC बराबर 0 होगा, कि जब क्या हो RC बराबर 0 होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो VCE का मान किसके बराबर हो जाएगा VCC के बराबर। तो VCE का अधिकतम मान किसका बराबर हो जाएगा VCC के बराबर। तो मुझे बताओ आपके पास में कितने पॉइंट आ गए 2। IC का अधिकतम मान क्या हो जाएगा VCC बटा RC और VCE का अधिकतम मान क्या हो जाएगा VCC। और यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दूं सीधा मिला दूं, तो दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं लोड लाइन। क्या कहते हैं लोड लाइन। कहने का मतलब IC और VC के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें अधिकतम IC करंट और अधिकतम VC वोल्टेज को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है लोड लाइन कहा जाता है। अब लोड लाइन भी दो प्रकार की होती है, एक AC लोड लाइन और दूसरी DC लोड लाइन। अभी हम कौन सा विश्लेषण कर रहे हैं DC का, और AC का विश्लेषण तुम्हारे औकात से बाहर का काम है। तो ये कौन सी लोड लाइन कहलाएगी
डीसी लोड लाइन। और मुझे बताओ ये क्या है, ये जो हमने लाइन खींची है ये कौन सी लाइन है? तो ये कहलाता है हमारा अभिलाक्षणिक वक्र। क्या है ये? हमारा अभिलाक्षणिक वक्र। तो दोस्तों जिस बिंदु पर हमारा अभिलाक्षणिक वक्र और लोड लाइन आपस में काटती हैं उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? उस बिंदु को ही कहा जाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। इस बिंदु को ही क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट नाम दिया जाता है। तो ये जो कटान बिंदु है ये क्या कहलाता है? हमारा क्यू पॉइंट कहलाता है। ज़्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार एक बार रिवाइज करके देखे तो शायद कहानी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो लोड लाइन कैसे आया कि कलेक्टर धारा के अधिकतम मान और वीसी वोल्टेज के अधिकतम मान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? लोड लाइन। और चूंकि सप्लाई केवल डीसी की बात करें इसलिए नाम दिया गया है डीसी लोड लाइन। और यह क्या होता है? हमारा कॉमन एमिटर अभिविन्यास का ये कौन सा डायग्राम होता है? अभिलाक्षणिक वक्र का। और ये है कौन सा? तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और लोड लाइन जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है? क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। सभी लोगों को शायद ये वाली बातें क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम में पूछता है कि जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट का मान किसके अनुसार परिवर्तित हो सकता है? तो टेम्परेचर के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। सब क्यों हो सकता है? तो हम भली भांति जानते हैं कि अगर तापमान में परिवर्तन होगा तो किस में परिवर्तन होगा? बीटा के मान में परिवर्तन होगा। और दूसरी चीज किसके मान में परिवर्तन होगा? ICO के मान में परिवर्तन होगा। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने ICEO क्या होता है कि जब एमीटर का टर्मिनल ओपन हो तो कलेक्टर और बेस के बीच में जो लीकेज धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ICO। और जैसा कि मैंने आपको डायोड में भी बताया है कि तापमान के वृद्धि होने पर लीकेज धारा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो तापमान की वजह से क्या परिवर्तन होगा? ICEO का मान परिवर्तित होगा और बीटा का मान परिवर्तित होगा। और हम जानते हैं कि यदि बीटा का मान परिवर्तित होगा तो किसका मान होगा? IC का मान परिवर्तित होगा। और IC बदलने का मतलब क्या है? कि ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो क्यू पॉइंट्स है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो सकता है? तो तापमान के अनुसार। ऐसा क्यों? क्योंकि तापमान परिवर्तित होने पर बीटा भी चेंज होता है और तापमान के परिवर्तित होने पर ICEO भी परिवर्तित होता है। थ्योरेटिकल लाइनें मैंने ऐसी कुछ इसमें लिखी नहीं है, एक को ही मैं डिटेल में समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? लोड लाइन क्या है? अभिलाक्षणिक वक्र पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है, बीटा के मान पर निर्भर करती है और लीकेज धारा के मान पर निर्भर करती है। 3-4 बार जेईई में पूछा हुआ है कि क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर, बीटा के मान पर और ICO। ICEO की जगह सिंपल ICO भी लिख देते हैं तो ये हो जाएगी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की लीकेज धारा। तो ये तीनों पॉइंटों पर कौन निर्भर करता है? क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी निर्भर करती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें लिखाने की थी नहीं, हालांकि तुम्हारी किताब में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए होना चाहिए। तो फिक्स बायस नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ से कुछ निश्चित वोल्टेज ड्रॉप होने के पश्चात ही यहाँ वोल्टेज आएगा जो कि एक फिक्स मात्रा में आएगा। लेकिन सामान्यतः फिक्स बायस को काम में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर तापमान बदलेगा तो बीटा बदलेगा, IC बदलेगा, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट परिवर्तित हो जाएगा। और जब ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ परिवर्तित होगा तो जो सिग्नल देंगे वो कट सकता है कि नहीं? कहने का मतलब डिस्टॉर्शन आएगा। पक्की बात है। स्क्रीनशॉट लो, दोनों के नाम और बता देता हूँ और फिर आगे और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और दोनों बाइसों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी उनकी भी ले लेते हैं, नहीं तो तुम्हारे मन में मलाल रह जाएगा। तो सर फिक्स बायस की कमी क्या रह गई? तो क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं होता है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है कि क्यू पॉइंट स्टेबल हो और काम भी हमारा सही ढंग से हो। तो उसका दूसरा तरीका कौन सा है? तो दूसरा तरीका है कलेक्टर टू बेस बायस। दूसरी कौन सी बायस है? कलेक्टर
टू बेस बायस। कभी कभार इसी को नाम दे दिया जाता है कलेक्टर फीडबैक बायस नाम दे दिया जाता है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस एक ही परिवर्तन करना है कि जो भी सप्लाई ले रहा है वो ये कहाँ से लेनी है, यहाँ कलेक्टर वाले टर्मिनल से। तो ये कौन सा हो जाएगा, कलेक्टर टू बेस बायस। यह वाला परिवर्तन जो परिपथ है ये फिक्स बायस परिपथ से अधिक स्टेबल होता है, लेकिन इसकी भी कुछ कमी है, इसलिए एक सबसे सुधरा हुआ रूप है इसी का एक सुधरा हुआ रूप और होता है जिसको तुम पढ़ते हो कलेक्टर टू बेस बायस विद एमीटर रजिस्टर। कहने का मतलब उसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं, क्या कि एक एमीटर पर भी प्रतिरोध लगा देते हैं RE। तो ये तीसरा तरीका होगा, हालांकि है दूसरे तरीका का एक रूप कि जिसमें एमीटर में हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका जिसका एग्जाम में आंसर करना है, और वो तरीका कौन सा है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। कौन सी है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। कहने का मतलब क्या है, इसमें किसको डिवाइड करेंगे, वोल्टेज को। साहब कैसे कर दोगे डिवाइड, तो देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या ले लिया, ये सप्लाई ले ली और एक प्रतिरोध ये ले लिया RB1 और दूसरा प्रतिरोध क्या ले लेते हैं RB2 और कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ये बायस कौन सी कहलाती है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। करते क्या है दोस्तों एक्चुअल में कि यहाँ पर अब एक की जगह कितने प्रतिरोध काम में लेते हैं, 2, और इस प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वही तो इनके बीच में उपस्थित होगा कि नहीं होगा, यही होगा। देखो दोस्त, हम जानते हैं कि बेस की धारा लगभग क्या होती है, शून्य के समीप। तो शून्य के समीप होने का मतलब जो धारा आएगी वो अधिकतम किस में जाएगी, जो RB1 में आएगी वही धारा किस में जाएगी, RB2 में जाएगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि RB1 और RB2 कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं मुझे, श्रेणी क्रम में। कईयों के दिमाग में आया गुरुजी ये भी तो जुड़ गया, तो यार मैं बोलूँ कि 1 एम्पियर धारा आ रही है, 0.01 इधर जा रही है, तो हम नगण्य मानेंगे कि ज्यादातर धारा कहाँ जा रही है, RB2 में जा रही है। तो जो वोल्टेज डिवाइडर बायस होती है सबसे बेस्ट विधि है बायसिंग की। तो एग्जाम में पूछे कि बायसिंग की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो लिख लो बायसिंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है। ओके दोस्तों, 1-2 दिन से बीच में क्लास नहीं ले पा रहा था, आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो उसके शेड्यूल में थोड़े बिजी थे। अब कोशिश ये करेंगे कि आपको 5-7 दिन में सारा जो टॉपिक्स बचे हुए हैं सबको कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। डेली 1.5 घंटे की आपकी क्लास लेंगे। आज की एक छोटी क्लास है। तो ट्रांजिस्टर का जो मोटा मोटा ओवरव्यू था, जितना तुम्हारी एग्जाम के लिए ज़रूरत था वो पूर्ति हो जाएगी। आप भी जानते हो कि थ्योरी पढ़ाने से कभी भी 100% चीज़ कवर नहीं होती, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं चाहे आपको अभी इसके 50 पेज और भी लिखा दूंगा ना, तब भी आपकी थ्योरी की 100% चीज़ कवर नहीं होती। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि थ्योरी पढ़ाने से 90 से 95% चीज़ कवर होती है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करने से होगी। प्रैक्टिस करो, कोई समस्या हो तो मुझसे आप पूछो, ठीक है। इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।